नमस्कार, एसएनके इंटर कॉलेज ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलॉम्स से आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल के परिमाण को निकालने के लिए एक नियम दिया जिसे हम कूलॉम के नियम के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में जाना था, आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल बोलते हैं। इस वैद्युत बल की प्रकृति दो प्रकार की, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल। समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस नियम के द्वारा इन आवेशों के मध्य लगने वाले उस बल के परिमाण को ज्ञात किया जाता है। तो कूलॉम ने अपने ऐंठन तुला परीक्षणों के आधार पर, यानी कि टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं। हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं जिनके परिमाण Q1 और Q2 है और इन आवेशों के बीच की जो दूरी है वो R। तो दो बिंदु आवेश Q1 और Q2। बिंदु आवेश से तात्पर्य केवल इतना सा है कि आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में आवेशों का जो आकार है वो बहुत छोटा है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पृथ्वी और सूरज। तो दोनों आवेशों का आकार बहुत बड़ा है अगर इनको हम एक आवेश माने, लेकिन इनकी बीच की दूरी की तुलना में इनका जो आकार है वो बहुत छोटा है, इसीलिए इनको हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो दो आवेश Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी R। तो कूलॉम ने यह बताया कि जो बल कार्य करेगा इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य, वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती और इनके बीच की दूरी जो कि R हमने मानी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को हम संयुक्त कर सकते हैं। तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं समानुपाती के इस निशान को हटाएंगे, इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यही होता है कूलॉम्स का नियम, जिसके द्वारा आवेशों पे लगने वाले बल के परिमाण को ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया K। तो जो K होता है उसे हम कूलॉम नियतांक के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसे अनुक्रमानुपाती नियतांक के नाम से भी जानते हैं। तो K की जो वैल्यू है वो दो बातों में, K की जो वैल्यू है यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि जो हमारी मात्रकों की प्रणाली हम कौन सी यूज कर रहे हैं, CGS यूज कर रहे हैं या MKS या ऐसा। दूसरा जो निर्भर करता है कि जो मान वो मीडियम ऑफ चार्ज, आवेशों के बीच का माध्यम, यानी कि आवेश किस माध्यम में रखे। तो अगर ऐसा ही पद्धति की बात करें तो K की जो वैल्यू होती है वो 9 10 पावर 9। तो अगर इसकी हम यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे इसको हम लिखें यहाँ पे तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये R इधर आ जाएगा F इंटू R स्क्वायर अपॉन ये Q1 Q2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो F क्या है, बल, बल का मतलब न्यूटन होता है। R क्या है, दूरी, मीटर होता है उसका मात्रक, और आवेश का मात्रक पूरा। इस प्रकार देखा जाए तो K की जो वैल्यू है, जो कि कांस्टेंट है, जो आपको याद रखना होगा, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होती है। तो K की जो वैल्यू है वो सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करती है, दूसरा मीडियम ऑफ चार्ज। तो इस तरह से जो F का मान है वो वेरी करेगा। तो आइए जानते हैं पहली कंडीशन को डिस्कस करते हैं। तो पहली कंडीशन है यानी कि मीडियम ऑफ चार्ज डिफरेंट डिफरेंट हो, तो
पहली कंडीशन में हम आवेशों को निर्वात में रखते हैं। जब आवेश निर्वात में स्थित हो, तो जब आवेश हमारे वैक्यूम में यानी कि फ्री स्पेस में रखे हो तो उनके ऊपर कार्य करने वाला वैद्युत बल क्या होगा उसको हम जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये ध्यान रखना है कि एसआई पद्धति को हम कंसीडर करते हैं और सारी वैल्यू एसआई पद्धति में लिखी जाती है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एसआई सिस्टम को अगर हम फॉलो करें तो K की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R। इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 माने तो ये समीकरण नंबर 2, लेकिन बाद में अपनी सुविधा की दृष्टि से K की इस वैल्यू को रिप्लेस किया गया और इस K को इक्वल माना गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू है वही है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अगर हम K को रिप्लेस करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परेशान नहीं होना है, इसको आपको याद कर लेना है। ये एक्सपेरिमेंट आधारित रिजल्ट्स है, ये आपको लर्न करना होगा। तो कौन करते हैं इस वैल्यू को F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जब हमारे आवेश निर्वात में स्थित हो, फ्री स्पेस में हो, तो उनके मध्य लगने वाला बल इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक नया टर्म आया एप्सिलॉन नॉट, तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, या इसको बोल देते हैं एप्सिलॉन 0, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी आपको लर्न करना है, कांस्टेंट है, और इसको हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, जब हमारे आवेश निर्वात में रखे हैं तब हमारा जो फॉर्मूला होगा आवेशों के मध्य लगने वाले बल को निकालने का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू R स्क्वायर। तो आइए अब जानते हैं दूसरी कंडीशन, जब हमारे आवेश किसी माध्यम में तब उनके मध्य कार्य करने वाला बल क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो आइए जानते हैं। तो कंडीशन नंबर 2, जब आवेश किसी माध्यम में स्थित हो, जब आवेश किसी माध्यम में स्थित हो तब उनके ऊपर लगने वाला जो बल है वो हम कैसे ज्ञात करें, उसके लिए फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया एप्सिलॉन।
एप्सिलॉन यहाँ पर माध्यम की वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता। जब हम निर्वात में आवेशों को लेके चल रहे थे तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या थी? निर्वात की वैद्युतशीलता। और यहाँ पे ये किसी माध्यम में रखेंगे तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन कहते हैं। तो अब दो वर्ड आए हमारे पास, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इनमें रिलेशन होता है? तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो के इक्वल होती है, यानी कि दोनों का जो अनुपात होता है वो के इक्वल होता है। तो के क्या होता है? के माध्यम का परावर्तन कहलाता है, यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं। तो ये क्या है हमारा? माध्यम का परावर्तनांक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या माध्यम का परावर्तनांक। ये माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पर जो के है वो हमारा कैपिटल के है। पहले हमारा जो के आया था वो हमारा स्मॉल के था। कंफ्यूज नहीं होना है, वो कूलॉम नियतांक है और ये माध्यम का परावर्तनांक है। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इनटू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रिप्लेस करें तो f का जो फॉर्मूला है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर निर्वात की वैद्युतशीलता के टर्म में आपको प्राप्त हो जाए। निर्वात की वैद्युतशीलता के रूप में आपको प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं माध्यम में जब आवेश रखे हो तो उसमें लगने वाला बल F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो समीकरण 3 और समीकरण 5 की हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये माध्यम में निकालना है तो यहाँ पर F मीडियम हो जाएगा, F मीडियम। तो इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा? तो F मीडियम इक्वल टू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये को अगर डालें तो ये F इक्वल होगा F अपॉन K इक्वल हो जाएगा। और इसको अगर और सिंपलीफाई करें या दूसरे तरीके से लिखें तो F अपॉन Fm अपॉन F इज इक्वल टू 1/K या फिर इसको K इक्वल टू F अपॉन F n कुछ इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा कूलॉम का है जब आप इस माध्यम में रखे हों या फिर किसी फ्री स्पेस के अंदर। आइए अब हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, विभेद सूत्र एवं आंतरिक मान। एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की वैद्युतशीलता। तो जब हमारे आवेश निर्वात में स्थित हों और उनके मध्य कार्य करने वाला जो बल है उसका जो आंतरिक मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ा जाना। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, f इसे रिप्लेस करेगा तो 1/4 पाई q1 q2 अपॉन f r स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट और f एक दूसरे को रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ से अगर हम देखें एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है, सबसे पहले हम मात्रक की बात करें तो q1 q2 का जो मात्रक होगा तो हम जानते हैं कूलॉम होता है और दो आवेश हैं तो कूलॉम स्क्वायर, F यानी फोर्स, फोर्स का मात्रक न्यूटन, R डिस्टेंस दूरी का मात्रक मीटर और ये स्क्वायर है तो ये आम स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब हम बात करें विभेद सूत्र की यानी डायमेंशनल फॉर्मूला की।
डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या होगा हमारा विमीय सूत्र? तो इसी फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो 1/4 कांस्टेंट है, इसका कोई भी मान नहीं होगा। तो Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं और आवेश की विमा क्या होती है? AT। तो Q1 की विमा और Q2 की विमा भी AT होगी। नीचे F यानी फोर्स, और फोर्स की विमा हम पढ़ चुके हैं mL T⁻², और R जो कि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की जो विमा होती है वो L होती है। तो L² R² इसलिए L²। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या निकल के आएगा भाई? तो ऊपर हो जाएगा A² और T²। नीचे बात करें तो M L और L, तो L³ हो जाएगा और T-2। तो इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। M ऊपर पहुंच जाएगा तो M इनवर्स L भी ऊपर जाएगा -3, T ऊपर जाएगा तो 2 ऑलरेडी ऊपर है तो T4 और A²। तो इस प्रकार एप्सिलॉन नॉच का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, विमीय सूत्र होगा, वो होता है M-1 L-3 T4 A²। अब हम बात करें आंतरिक मान की, तो हम जानते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू, हम जानते हैं K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो आप यहाँ से हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। यानी कि एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10⁹ के साथ हमने इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 8.854 10⁻⁻12। तो ये कूलम्ब ऊपर पहुंच जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार एप्सिलॉन नॉट का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि कूलम्ब के नियम से संबंधित है। यानी कूलम्ब का नियम किन कंडीशंस के लिए वैलिड है? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसमें ही कूलम्ब का नियम काम करता है, वर्क करता है। तो महत्वपूर्ण बिंदु, कूलम्ब के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कूलम्ब के नियम से संबंधित है कि ये जो नियम है वो प्रायोगिक परीक्षणों पे आधारित है। किस पे आधारित है? ये प्रयोगात्मक रूप से संभव है, यानी कि एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल है। दूसरा, कूलम्ब का जो नियम है वो बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। तो ये केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, तो कूलम्ब का जो नियम है वो नाभिकीय दूरियों से अधिक दूरी के लिए ही एप्लीकेबल है। यानी कि नाभिकीय जो दूरी है वो बहुत कम होती है, उससे अधिक दूरी यानी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए एप्लीकेबल है। साथ ही साथ एक और पॉइंट की बात करें तो कूलम्ब का जो नियम है वो टू बॉडी इंटरेक्शन पर आधारित है, यानी कि द्विवस्तु अंतरक्रिया। यानी कि इसके अंतर्गत दो आवेशों के मध्य अगर कोई अन्य आवेश होता है तो हम उसके प्रभाव को कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये जो नियम है वो टू बॉडी इंटरएक्शन यानी कि द्विवस्तु अंतरक्रिया। अगर आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य कोई अन्य आवेश होता भी है तो भी हम उसके प्रभाव का एनालिसिस नहीं करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते। हम केवल उन्हीं दो आवेशों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ कूलम्ब के नियम के द्वारा जो फोर्स जनरेट होता है
वो कैसा होता है? संरचित होता है, संरचित होता है। यानी कि जो बल है वो संरचित होता है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें कूलाम के नियम से संबंधित स्मरण रखते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है? प्रयोगात्मक रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है, सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं है। दूसरा, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। तीसरा, यह नाभिकीय दूरी से अधिक दूरी के लिए ही एप्लीकेबल है। चौथा, यह द्विवस्तु अंतर क्रिया, यानी कि दो बिंदुओं के मध्य, दो आवेशों के मध्य अन्य आवेश होगा तो भी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और बल जो होता है वो संरक्षित होता है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। थैंक यू।